एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम तुम्हारे सामने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने तुम्हें डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया था, इससे पिछले लेक्चर में। उससे पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक समरी दे दी थी। आज हम थोड़ा प्रूफ्स की तरफ जाने वाले हैं और तुम्हें क्वेश्चंस कराने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने वाले, एनओटीई वाले नोट्स। तो इससे ज्यादा भाषण नहीं देने वाला हूं मैं इंट्रो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उसके बीच में बहुत सारी बातें करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मेरा नाम है राजन चोपड़ा। यहां पर हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही फन वे में पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले बेस्ट ये रहेगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हम मेजर्स ऑफ मतलब पढ़ने क्या वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और कर्टोसिस स्क्यूनेस। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस लेक्चर को एक बार बता दूं कि कभी भी हमारे पास कोई अगर डेटा होता है तो उस डेटा को पहले मैं विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले मैं किसी ग्राफ या फिर चार्ट में बदल देता हूं। अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा का मतलब बहुत सारे नंबर्स है फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या करूंगा, इतना सारे नंबर्स देख के किसी साधारण व्यक्ति को अगर मैंने दे दिया, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा जिसने, उसको अगर मैंने दे दिया, भाई वो तो घबरा जाएगा डेटा देख के इतना सारा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ग्राफ या चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया, मान लेते ऐसा सा कुछ ग्राफ बन गया। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखी है और यहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगी लेट अस से एक्स, या टाइम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। टाइम के साथ जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हमने मान ली, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कुछ इधर डेटा आया और कुछ इधर डेटा आया। ठीक है, मतलब मुझे पता है टाइम नेगेटिव में नहीं जा पाएगा, बट ऐसे ही एज्यूम कर देते, कुछ भी मान लेते, एक्स मान लेते, अभी सही है। एक्स के साथ यहाँ पे एफ का ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा सा आ गया। अब इस ग्राफ की क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जाननी है, मतलब अगर मेरे को कभी भी ग्राफ दिखा के या किसी भी पॉलिटिशियन जो भी है उसको तुम्हें पागल बनाना है, स्पीच देनी है और उसमें पागल बनाना है, तो वो ग्राफ से पागल बना सकता है, क्योंकि चार चीजों से वो खेल सकता है। उसके पास ना चार टूल्स है। सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कभी भी अगर सबसे ज्यादा अगर हम बेवकूफ बनाए जा सकते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स से ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई डेटा दिखा के तो कोई भी किसी को उलझा देगा, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी इस लेक्चर के बाद नहीं। फिर हम देखते हैं डिस्पर्जन, मतलब हमने सेंट्रल टेंडेंसी देख ली कि सेंटर में इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है या मोड क्या है, सारी बातें देख ली, लेकिन डेटा कितना फैला हुआ है इससे ये भी तो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि इंडियन टीम ने 100 रन मारे, अरे बाकी सारे तो 0 पे आउट हो गए ना फॉर एग्जांपल, या कोई 10 बना रहा, कोई 5 बना रहा, कोई इतने बना रहा, कोई उतने बना रहा। समझ पा रहे हैं? तो हमें क्या देखना होगा, सिर्फ एवरेज से बात नहीं चलेगी, डिस्पर्जन से बात बनने वाली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें देखना होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब है क्या इसमें सिमेट्री भी है या फिर कर्व कुछ ऐसी सी, लेटस से कुछ ऐसी कर्व, यहां से तो देख रहे हो यहां से कितनी इधर की तरफ जा रही है, मतलब कितनी यहां से टेल इधर की तरफ, इधर टेल है ही नहीं, डेटा यहीं इकट्ठा हो रखा है सारा, है ना। तो मैं स्क्यूनेस भी देखनी होती है, इसमें इसे बोलते हैं सिमेट्री देखना, लैक ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं यहां पे। और लास्ट हमारे पास आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब फ्लैटनेस के बारे में देखते हैं। इस कर्व में और इस कर्व में अगर तुम देख पा रहे हो बहुत डिफरेंस है, इसमें यहां पे पीक है, सारा डेटा यहीं पे इकट्ठा हो रखा है, और अगर तुम ये लास्ट वाली कर्व देखोगे तो बिल्कुल ही फ्लैट है। तो फ्लैटनेस ऑफ कर्व कौन बताता है, कर्टोसिस बताता है। इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बढ़े तो मीन के बारे में सबसे, मतलब मैं पहले एवरेजेस के बारे में बात करना चाहूंगा कि कौन कौन सी एवरेजेस हमारे पास अवेलेबल है। दो तरह की होती है, एक मैथमेटिकल और एक हमारे पास है पोजिशनल। सबसे पहला हमारे पास है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का सीधा साधारण सा मतलब है एवरेजेस की बात करने वाले हैं। दो तरह से एवरेजेस को डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड पे हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, मतलब मैथमेटिकल एवरेजेस की बात करने वाले हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, यहां पे मैथमेटिक्स की ज्यादा यूज होती है। अगर हम दूसरी साइड देखें तो हम बात करने वाले पोजिशनल एवरेजेस की, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें हम देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, सबसे ज्यादा भी ये यूज होता है। तो चार बने 5 फॉर्मूले इसके अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई,
है ना, कि एक ऑब्जर्वेशन भी कितनी बार हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ समेशन एफ आई। और अगर मान लो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है तो हम एक डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये डेविएशन मेथड क्या होता है, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस ए से, ए कोई भी एक्स की सेंटर की वैल्यू उठा लो, ठीक है। अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, बट मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि समेशन एफ आई डी आई लिख दो, जिसको आज तक हम एफ आई एक्स आई लिख रहे थे, जो कि हमारे पास हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस में समेशन एफ आई ए। मैंने अलग अलग करके रख दिया, मतलब डी की वैल्यू यहां से डाल दी, ठीक है। ये हमारे पास इसको ऐसे ही रहने दो, एफ आई एक्स आई माइनस में ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, और समेशन एफ आई। और अगर हम मान ले समेशन ऑफ एफ, अगर मैं पूरी इक्वेशन को समेशन एफ से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एक मिनट रुको, क्या फ्रेम में आ रहा है ये, हाँ बिल्कुल। अगर ये हमारे पास, अगर ये ऐसे लिख दूं मैं इस पूरी इक्वेशन को समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई से डिवाइड कर दूं, इसको मत समेशन एफ आई से डिवाइड करके काट देना क्योंकि इसके साथ एक्स आई भी है, तो ये बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई माइनस में ए, और ये समेशन एफ आई है, डिवाइड भी करेंगे समेशन एफ आई से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ऐसा कुछ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है कि समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, जिसको मैं अभी तक अर्थमेटिक मीन ही बोल रहा था, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, दोनों सेम ही बात है। तो इसे ही बोलते हैं हम डेविएशन मेथड। अगर मान लेते हैं कभी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही हुई तो मैं ये मेथड भी यूज कर लूंगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन आसान नहीं हो पा रही है फॉर एग्जांपल, तो क्या करें, और इसका सिंबल भी एक याद रख लेना, एक्स बार। अभी भी कैलकुलेशन मुश्किल बन रही है और आसान करनी है, तो एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए हमारे को जो क्लास दी होती है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, ये सारी चीजें तुम्हें समझ आ रही होंगी कि क्लासेस क्या होती है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ा था, है ना। स्टेप डेविएशन में बस तुम x को रिप्लेस कर दो u से, और u हमारे पास होगा x माइनस ए बाय एच, x माइनस ए बाय एच, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इस बार अर्थमेटिक मीन बन जाएगा a प्लस, इसका भी प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल सिमिलरली, इस बार तुम लोग करने वाले, x प्लस दिस एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू मैच, ऐसा कुछ इस बार तुम लोग करने वाले हो, इसे इंटू में h, ऐसा कुछ आ जाएगा। और कभी कभी ये जो समेशन एफ आई होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं n, तो a प्लस एच बाय कैपिटल N समेशन एफ आई यू आई, ऐसा भी लिखा जा सकता है स्टेप डेविएशन मेथड को। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी यहां तक, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अगर मान लो कभी वेट भी दिए हो तुम्हें, जैसे यहां पे कभी फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह तुम्हें बोल दिया कि हर एक ऑब्जर्वेशन का वेट भी है, तो वेटेड मीन भी बोलते हैं उसे, वेटेड मीन। वेटेड मीन का मतलब होता है समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू आई। तो वेट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे जब भी तुम्हें ऐसा कहा होगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन के बारे में सारी की सारी बातें थी, और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे पता लग जाए कि ये सारी चीजें यूज भी होती हैं, बस ऐसे ही करा रखा है ना। जैसे हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, और लेटर से 40 से 48, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू है 8 7 16, 8 7 16, 24 15 7, 24 15 7, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब सबसे पहला हमारा काम पता क्या होगा, हमने क्लास इंटरवल पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, सबसे पहले हम x निकालेंगे, मतलब हमें f पता है, x i निकालना है। कैसे करें, इन दोनों को प्लस डिवाइड में 2, हमेशा ऐसे होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 8 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 24, 24 का हाफ 12। तो अब तुम देख रहे हो 8 का गैप है, आगे भी 8 का ही गैप आएगा पक्का, फिर आगे भी 8 का ही गैप आएगा, फिर आगे भी 8 का ही गैप आएगा, फिर आगे भी 8 का ही गैप आएगा 44।
मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, उससे बचने के लिए क्या करें, डेविएशन मेथड लगाएं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, कुछ भी लगा सकते हो। मैं चूज करने वाला हूं यहां पे स्टेप डेविएशन मेथड, x माइनस ए बाई एच। ठीक है, ए कौन सा ले, इनमें से सेंटर की वैल्यू उठा लो, 20 या 28 जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं यहां पे 28 उठा लेता हूं, तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 28 और एच की वैल्यू अगर हम इनका गैप देखें तो कितना आ रहा है 8। ठीक है, जो कि हमारे पास बन जाएगा 28, यहां से हमारे पास 4 माइनस 28 माइनस 24 माइनस 24 डिवाइड बाय 8 तो माइनस के 3, ऐसी माइनस के 2, ऐसी माइनस के 1, यहां 0 यहां 1 2 करके भी देख लो, यही आएगा तुम्हारा भी, यही आना चाहिए तुम्हारा भी। उसके बाद हमें चाहिए होता है इस फॉर्मूला को लगाने के लिए समेशन एफ आई यू आई, तो मेरे को निकालना पड़ेगा एफ आई यू आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये आ जाएगा माइनस के 24, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 और 14, ये हमारे पास हो जाएगा 29 और ये हमारे पास हो जाएगा 8 6 14 और 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2, मेरे ख्याल से माइनस के 25 आ रहा, अकॉर्डिंग टू मी इट्स माइनस 25। अब आते हैं वापस इस पे, x बार हमें निकालना था, फॉर्मूला क्या था a, जो कि मैं 28 मान के चला हूं। सेम क्वेश्चन तुम इससे भी कर सकते थे अगर a को 20 मानते तो। ठीक है, 28 प्लस h कितना था, इनका गैप 8 का, डिवाइड बाय n कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है ये भी निकाल के देख लो, फ्रीक्वेंसी का सम ये हो जाएगा 15 21 21 और 4 25 25 और 5 30 37 7 3 आएगा 4 2 6 1 7, मेरे ख्याल से 77 और मल्टीप्लाई में माइनस के 25, ऐसा कुछ, जो कि हमारे पास बन जाएगा 28 माइनस के 200 डिवाइड बाय 77, देख लेना अब ये कितना बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से 25 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 25 पॉइंट समथिंग, 25.04, एक बार करके देखना, ऐसा कुछ आना चाहिए इसका। ठीक है, बेसिक सा ही क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तुम ये बाकी के मेथड भी कर सकते थे, मैंने सबसे ज्यादा जनरल वाला ही करा दिया, बाकी तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब यहां पे हमारे पास चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। सबसे पहला, अगर कभी भी तुम डेविएशन लेते हो अर्थमेटिक मीन से, तो उन डेविएशन का सम जो है वो हमेशा 0 आता है। मतलब अभी जो मैं डेविएशन ले रहा था x माइनस ए, उसमें a मैं खुद एज्यूम कर रहा था बीच की वैल्यू, लेकिन अगर उसकी जगह तुम अर्थमेटिक मीन लेते और सबको प्लस करते डेविएशंस को, सारी डेविएशंस को, तो आंसर 0 आता है, जो कि हम कुछ ऐसे लिखने वाले हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ या सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, सम ऑफ ऑल द deviations taken from arithmetic mean is 0। सिंपल भाषा में ऐसे, मतलब कहने का है समेशन x माइनस में a करते थे ना, इस बार x माइनस में x बार करके देखो, जो कि हमारे पास बन जाएगा समेशन x माइनस में x बार का समेशन, समेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, जो कि हमारे पास बन जाएगा समेशन x, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दूं, और यहां पे x बार तो एक नंबर होता है कांस्टेंट, समेशन से बाहर आ जाएगा, बचेगा समेशन, और खाली समेशन की वैल्यू n होती है। और ये चीज क्या है, ये तो अर्थमेटिक मीन ही है जो आज तक हमने पढ़ा था, तो ये बन जाएगा ये n और ये अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन और खाली समेशन n होता है, ये दोनों कट गए, आंसर आया 0। इसका मतलब आज के बाद जब भी तुम याद रखना डेविएशंस लोगे अर्थमेटिक मीन से, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा बढ़िया से। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, इस बार स्क्वायर करना है तुम्हें, ठीक, डेविएशंस का, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो तब मिनिमम होगा जब a की जगह मीन रखोगे, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन of a set of value is minimum, of a set of values is minimum if taken from mean, if taken from mean, इस बात का ध्यान रखेंगे। taken about mean भी लिख सकते थे, बात एक ही है, ठीक है। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास एक z दिया हुआ है समेशन एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये मिनिमम तभी होगा जब तुम a की जगह क्या रखोगे, x बार। प्रूव करके दिखा देते हैं, बेसिक सी ही चीज है। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू लेटर से a, क्योंकि उसी को ही तो मिनिमाइज करना है मुझे, है ना सॉरी, उसी के रिस्पेक्ट में तो करनी है, वही तो चेंज हो सकता है। मिनिमाइज तो मुझे इस पूरे को ही, इसको ही करना है, मिनिमम वैल्यू इसकी ही देखनी है z की। और मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू में 0 रख देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो आ जाएगा समेशन 2 एक्स आई माइनस ए, और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1, फिर इक्वल में रखते हैं 0, जो कि बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस के ए इज इक्वल टू 0, है ना, जो कि हमारे पास बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस में a के साथ समेशन भेजोगे, लेकिन a तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ समेशन बचेगा, और सिर्फ समेशन क्या होता है, n। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, समेशन एक्स आई बाय, अब मिनिमम मैक्सिमम देखना है, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर तुम z की करोगे तो आंसर आएगा समेशन 2xi माइनस ए। एक्स आई की तो 0 ही हो जाएगी, a की हमारे पास बचेगी माइनस के 1, और एक माइनस तो पहले से ही बाहर पड़ा हुआ था, तो ये प्लस के 1 मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। -1 इंटू -1 2 होता है, सॉरी -1 इंटू -1 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होगा, और समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बचेगा 2n, एंड 2n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है, n इज दी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वो तो नेगेटिव होती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज। मतलब अगर तुम मीन लेना चाहते हो बहुत सारी सीरीज के मीन का, मतलब मीन का भी मीन लेना चाहते हो, तो वो कुछ ऐसे होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अप टू सोन nk लेटस से, नाम चेंज कर देते थोड़ा, nk x के बार, और पूरे को डिवाइड कर दो, जैसे मैंने अभी वेटेड मीन बताया था, लगभग देखने में वैसे ही लग रहा होगा तुम्हें, अप टू सोन nk। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपोजिट सीरीज का मीन, ऐसा भी निकाला जा सकता है। समझ आया पक्का? तो इतनी बेसिक सी बातें हमें करनी थी अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं मीडियन और मोड की। तो मैंने यहां पे मीडियन क्लास और मॉडल क्लास लिखा है, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन क्लास का मतलब, मीडियन क्लास पे आने से पहले मैं एक बार ये बता दूं कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दूं f1 f2 f3 f4, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो याद आएगा पहली फ्रीक्वेंसी सेम मतलब f1, दूसरा हमारे पास आ जाएगा f1 प्लस f2, दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को, इसमें इसको प्लस करेंगे, फिर इस पूरे में इसको प्लस करेंगे, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू कैपिटल F3। याद है मैथमेटिक्स में हमने इसे क्या बोला था, पार्शियल सम, है ना, वैसे ही कुछ है। और अगर इसमें इसको प्लस करेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, इसे कैपिटल F4 मान लेंगे, ठीक है। हम किसी भी x, यहां पे कोई क्लास भी मान लेते हैं, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5, अभी सही लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं कभी भी xk -1 से xk को मॉडल क्लास कब बोलूंगा, मॉडल क्लास कब बोलूंगा, इज मॉडल क्लास इफ एंड ओनली इफ जो n/2 है वो लाई करना चाहिए बिटवीन fk -1 से fk। फ्रीक्वेंसी में नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पे
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने वाली है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आने वाली है, हमारे पास बढ़ती जाएगी नीचे आते हुए। ये इंक्रीजिंग डिक्रीज, ये तो क्या पता ये 1 हो, ये 2 हो, ये 5 हो, ये फिर 1 हो, ये तो अलग अलग हो सकता है। मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लाना चाहता तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लाया हूं। और अगर क्यूमुलेटिव कोई भी अगर fk-1 से fk के बीच में अगर ये लाई करता है n/2, तो इस क्लास को मैं क्या बोल देने वाला हूं, xk-1 और xk को मॉडल क्लास। मैंने यहां पे गलती से मॉडल लिख दिया, बट ये क्या होनी चाहिए, मीडियन क्लास होनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। ऐसे ही मैं मॉडल क्लास के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। बट पहले अगर मैं इसका तुम्हें छोटा सा एक प्रूफ दिखाना चाहूं, क्विक प्रूफ, तो मान लेते हैं यहां से O से कहीं स्टार्ट होगा, मैं मीडियन क्लास तक पहुंच गया। मीडियन क्लास कुछ ऐसे, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है fk-1 और ये है fk, और इसको मैं कुछ ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। मुझे निकालना है O से A तक, तो मुझे पता ही होगा O मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। मान लेते हैं ये है हमारे पास मीडियन क्लास, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता ही है। जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 होता, तो मुझे 0 से 3 तक का डिस्टेंस तो पता ही है 3। बस मेरे को इसके बीच में भी निकालना है कहां पे लाई करता होगा मीडियन, मिड वैल्यू कहां पे होगी। तो उसके लिए मैं यहां पे एक लाइन लगा देता हूं, और अभी भी मैंने तुम्हें बताया इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लेंथ है वो n/2 होने वाली है, क्योंकि n/2 इसके बीच में लाई करेगा। मुझे निकालना है ये B पॉइंट कहां होगा, मतलब ये AB कितना होगा। मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे पता होगा, मतलब OA पता होगा, उसमें AB ऐड कर दूंगा, वही हमारा मीडियन हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके कितनी दूर है मीडियन। इसी को ही तो बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, कितनी पोजीशन पे है, कितनी दूर है। ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस एटलीस्ट पता लग जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से कि मीडियन कितनी दूर है। यही हमारा गोल होने वाला है। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं इसे। अगर तुम इस ट्राइंगल में देखो तो अगर मैं इसे थीटा मान लूं, तो tan थीटा को, इसको नाम दे देते हैं पहले कोई PQRST। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो tan थीटा लगा सकते हैं, जो कि बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस PR, ऐसा कुछ समझ आया। थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगर हम यहां पे TQ को देखें, TQ को कैसे लिख सकते हैं, TQ को लिख सकते हैं हम TB, है ना, TB माइनस QB, है ना। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो TQ आ जाएगा। और PQ को कैसे लिख सकते हैं, इस PQ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो, यही तो निकालना है एक्चुअल में, है ना। PQ को PQ ही रहने दो। SR को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं SC और RC। ठीक है, SC माइनस RC। PR को कैसे लिख सकते हैं, PR, ये तो ऑलरेडी गिवन होता है, इसे तो क्लास विड्थ भी बोलते हैं H, है ना। जो भी क्लास की हमारे पास विड्थ होने वाली है उसे क्या बोलेंगे, क्लास विड्थ। ये तो H ही है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। TB हमारे पास क्या है ये सोचते हैं, TB n/2 माइनस QB क्या है, QB fk-1 डिवाइड बाय PQ तो निकालना है, इज इक्वल टू SC fk माइनस RC और ये तो दोनों सेम ही है, तो fk-1 डिवाइड बाय H। यहां से हम PQ निकाल लेते हैं, इसमें मोड पे भी वापस आएंगे, मैं सारा रब कर दूंगा। तो PQ हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके n/2 माइनस fk-1 अपॉन में fk-1। डोंट वरी, ये तो अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अभी मैं इसको सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूंगा। ठीक है, हमारे काम की इतनी ज्यादा होती भी नहीं है ये। तो बन जाएगा PQ n/2 माइनस fk-1। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, याद रखना। n/2 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, और जो वैल्यू लेनी होती है वो जस्ट उससे ऊपर वाली आती है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसे मैं बताऊंगा अलजेब्रा की टर्म्स में, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। जैसे तुमने n/2 निकाला, ये है 2 4 6 8,
और तुमने n/2 निकाला, ये आ गया 7, सॉरी लेट अस से ये, हाँ ये आ गया 7 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 8, तो ये हमारे पास इसके सामने वाली जो भी क्लास होगी हो जाएगी मीडियन क्लास। लेकिन जब तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो इससे ऊपर वाली आएगी, क्योंकि यहां पे fk-1 है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और fk-1 हमारे पास क्या होता है, स्मॉल fk, क्योंकि fk हमारे पास होगा f1 प्लस f2 अप टू सोन fk, और fk-1 क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस अप टू सोन fk-1। सारी इसमें से इसको माइनस करोगे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बच जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है मल्टीप्लाई में h। स्टार्टिंग कहां से करी थी, OA से, OA तो हमें पता ही होगा, OA हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, वो तो यही नंबर ही होगा। देखो मैंने यहां बताया था ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 2 हो गया ना, 2 ही तो डिस्टेंस आया यहां से, इसका मतलब लोअर लिमिट ही लिख दो इसको। O से लेके A तक एक्चुअल में क्या होगा, ये लोअर लिमिट। तो अगर मैं एक्चुअल मीडियन लिखना चाहूं तो मीडियन कितनी दूर होगा स्टार्टिंग से, OA प्लस AB, है ना। और AB को यहां पे हमने PQ भी बोला, सेम ही बात है, AB और PQ सेम ही होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस fk-1 डिवाइड में fk इंटू h। हम इसे CF भी लिख देते हैं, बट ऐसे लिखना मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया है, सिंबल इसका कैपिटल MD। बात समझ आई। और भी चीजें हैं जिसको मैं अब प्रूफ नहीं कराना चाहूंगा, बट बताना चाहूंगा मीडियन के साथ। जैसे हमारे पास ना कभी कभी मीडियन ना पूछ के हमें पूछ लिया जाता है डिसाइल्स या क्वार्टाइल्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टाइल्स का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया मैथमेटिकली, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, प्रूफ उसका भी किया जा सकता था। एक हमारे पास होते हैं क्वार्टाइल्स। अभी हमने डेटा मतलब मीडियन का करता है, मिड वैल्यू निकालते हैं हम मॉडल क्लास में ना। हम अगर डेटा को 4 पार्ट में तोड़ दें, इसमें 2 पार्ट में तोड़ते हैं, अगर मैं 4 पार्ट में तोड़ दूं तो क्वार्टाइल हो जाएगा। 3 क्वार्टाइल है, Q1 Q2 Q3। अगर हमें Q1 निकालना है, सब कुछ सेम, बस n की जगह रख दो n/4। n/2 को रिप्लेस करना है n/4 से, यहां पर रिप्लेस करना है 2n/4 से, यहां पर रिप्लेस करना है 3n/4 से, खत्म, बस इतना ही था। 3 ये वाले क्वार्टाइल्स भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि निकालो डिसाइल्स, जैसा मैं यहां पे लिखवा भी रहा था डिसाइल्स, तो उसमें हमारे पास D1 D2 D3 होंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहां पे डिवाइड में 10 आ जाएगा। जैसे इसके लिए n/10, इसके लिए आ जाएगा 2n/10, फिर 3n/10, फिर 4n/10 अप टू सोन। मतलब 10 हिस्से कर दो डेटा के, पहले 3 हिस्से, पहले 4 हिस्से अप टू सोन। इसके अलावा भी है, डिसाइल के अलावा हमारे पास आते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल हमारे पास होता है कि डेटा को अगर मैं 100 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, अगर 100 पार्ट्स में ब्रेक कर दे तो हमारे पास होगा परसेंटाइल। तो जैसे P1 कोई पूछ ले तुमसे तो n/100, P2 कोई पूछ ले तो 2n/100, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहले 2 पार्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सुना होगा ना, जब भी कोई रैंक आता परसेंटाइल्स आते हैं उसमें। तो ऐसे ही तुमसे कोई P68 पूछ ले तो आ जाएगा 68 n/100, ऐसा हो सकता है हमारे पास। तो ये पूरी कहानी थी, पूरी बातें थी मीडियन के बारे में। और मीडियन और इन सबको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, मीडियन क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बट अगर तुम्हें और ज्यादा प्रिसाइज चीजें चाहिए होती हैं तो तुम यहां से क्वार्टाइल, परसेंटाइल इनको भी यूज कर सकते हो। आज के बाद अगर तुम्हें कभी भी एग्जाम में P2 लिखा दिखे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे मीडियन का ही फॉर्मूला लगेगा, बस 2n/100 लगा देना, बाकी सारी बातें सेम ही रहने वाली। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बस इस चीज का ध्यान रखोगे तो हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेने वाले हो। इन्हें हम पार्टीशन वैल्यूज भी बोलते हैं कभी कभी, बट ये भी हमारे पास ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ओगीव्स के बारे में। मैं इस सब को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, मीडियन पूरा उसमें ही समराइज कर देंगे। जैसे हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू, x दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, और यहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है
7 8 2 3 4 5 9 या 7 9, जो कि हमारे पास एक बार सम निकाल के देख लेते हैं, या अभी निकाल दो, जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्वेश्चन लेटर से मैंने तुमसे पूछ लिया कि Q1 निकालो, D4 निकालो, D20, Q3, D7 और P69, ठीक है, ये निकालना है। तो CF हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 8 और 7 15, है ना, और ये हमारे पास आ जाएगा 17, या आ जाएगा 20, या आ जाएगा 24, या आ जाएगा 31, या आ जाएगा 40। और यहां भी अगर करके देखें, रीचेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 15, 17, 20, 24 और 7 31 और 9 40, ठीक है, मतलब हमारा यहां तक पहुंचे। अब हमें क्या करना है हमें देखना है कि Q3 निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए 3n/4, याद है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे 3n/4। तो थर्ड क्वार्टाइल अगर हमें देखना है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 40 / 4 विच इज 30, 30 आ रहा हमारे पास। इसका मतलब 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखनी है तो 31 आ जाएगी, है ना, 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू ये हमारे पास है। इसका मतलब अगर हम क्वार्टाइल ढूंढे तो इसके जस्ट सामने वाला आ जाएगा 5। हो गया, इतना इजी था हमारे पास, 5 आ भी गया। क्या आ रहा हमारे पास, 5, खत्म भी हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आ रहा है 5। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही। D7 की बात कर लेते हैं, तो 7n/10 निकालेंगे तो 7 × 40 / 10 विच इज 28, है ना। 28 से जस्ट बड़ा देखते हैं तो फिर से 31, फिर से आंसर कितना आ रहा है 5। तो इसका भी आंसर हमारे पास 5 आ रहा है, इसका भी आंसर हमारे पास 5। 69 × 100 × 10 इंटू में 40, 69n/100, तो ऐसा कुछ होगा। ये बन जाएगा 6.9 इंटू में 4, जो कि हमारे पास हो जाएगा 36, 3 27। फिर से हमारे पास घूम फिर के यही आ रहा है, तीनों का आंसर 5 आ रहा है, मजा नहीं आया। तो एक काम करते हैं, P7 निकाल के देखते हैं। तो 7 × 40 / 100, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28/10, 2.8। मुझे लगा कि फिर से 28 आ रहा है, तो 2.8 का मतलब पहला ही आ जाएगा, है ना। 2.8 का मतलब है हमारे पास, ठीक है, जस्ट ये आ जाएगा 2.8 से बड़ा, और इसके सामने हमारे पास ये है 0। तो P7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। परसेंटाइल में सुना होगा ना, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड। अब मोड में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा कि सब नेक्स्ट हम मोड को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। इसमें हमें क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैल्यू देखनी होती है कि कहां पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे O पॉइंट बना लूं स्टार्टिंग का, और यहां पे एक फ्रीक्वेंसी है लेटर से थोड़ी दूर जाके xk-1, यहां पे है xk, यहां पे है xk+1, यहां पे है xk+2, ऐसा कुछ है। और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहां पे लेटस से कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम इसे देखें तो ये बन जाएगा fk-1, fk+1 और ये fk+2, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास। आगे अगर हम देखें तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्योमेट्री है प्योर, ठीक है, प्योर ज्योमेट्रिकल इसका प्रूफ है, जैसा पहले किया था हमने मीडियन में। अगर मैं यहां पे एक लाइन लगाता हूं और इसको कुछ ऐसी शेप दे देते हैं, कुछ ऐसी, तो ये जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रही, यही हमारा मॉडुलस होने वाला है, यही हमारा मोड होने वाला है, ठीक है। और इसको अगर नाम दे दें PQR,
लेट अस से पी क्यू आर, ऐसा कुछ। और यहां पे भी एक लाइन लगा देते हैं और नेम दे देते हैं ए बी सी, लेट अस से एल, सेंटर को एम और यहां एन, और ये है हमारे पास डी। ऐसा कुछ हमने वैल्यू दे दी है। अगर मैं यहां से इन एंगल्स को भी कुछ नेम दे दूं, ये अगर फाई है, ये अगर थीटा है, तो ये भी हमारे पास फाई होने वाला है। बड़ा इजी सा इसका प्रूफ है, देखो ये फाई, ये 90, तो ये 90 माइनस फाई, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 90 माइनस फाई, तो ये फाई। वीडियो बैक करके एक और बार देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं tan फाई निकालना चाहूं, tan फाई देखना चाहें इस ट्राइंगल से, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, जो कि हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम एन बाय एन बी। और अगर इस ट्राइंगल से देखना चाहें तो एल एम बाय एल ए, ये आ जाएगा। और अगर हम tan थीटा देखना चाहें तो हमारे पास इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से आ जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट करके, तो एल डी एल एम, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहां से एन सी एम एन, एन सी और एम एन, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं, यही बन रहा है। हाँ, अगर तुम यहां पे देखो एल एम इसमें भी है, एम एन इसमें भी है, एल एम इसमें भी है, एम एन इसमें भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको भी इक्वल कर सकते हैं, मतलब एल एम बाय एम एन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो एनसी को नीचे भेजना होगा, एल डी बाय एनसी, और यहां पे हमारे पास बन जाएगा एल एम को, अगर एम एन को अगर नीचे भेजेंगे एल एम के, तो ये बचेगा एल ए बाय एन बी, ऐसा कुछ बन रहा है। एक बार चेक करना। अगर ये हमारे पास आपस में इक्वल है तो इनका एडिशन भी इक्वल ही आने वाला है, मतलब ये रेशो भी हमारे पास इक्वल ही रहने वाली है, ठीक है। अगर एल ए एल डी बाय एन सी, एल ए बाय एन बी, ये रेशो इक्वल है तो इनका सम भी हमारे पास, मतलब न्यूमिनेटर को प्लस करो, डिनोमिनेटर को प्लस करो, तो ये भी इक्वल रहने वाला है। और एल डी और एल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एल डी और एल ए हमारे पास हो जाएगा ए डी, और दूसरा एन सी और एन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, ऐसा कुछ, जो कि हमारे पास आ जाएगा एल एम बाय एम एन इज इक्वल टू ए डी बाय बी सी। तो एल एम अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ नहीं कर सकते, ये तो निकालना ही है हमें, क्योंकि लोअर लिमिट तो हम निकाल लेंगे, मेनली हम एल एम को ढूंढ रहे हैं, ये कितना दूर है, ठीक है, यहां से कितना दूर है, एक्स के से कितना दूर है, इसकी लोअर लिमिट से कितने दूर है मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एल एन माइनस एल एम, एल एन माइनस एल एम। ए डी को हम लिख, ए डी जो हमारे पास है इसे लिख सकते हैं डी पी माइनस ए पी, और बी सी को हम लिख सकते हैं बी आर सी आर, ऐसा कुछ। एल एम डिवाइड बाय एल एन, एल एन हमारे पास आ जाएगा एच, क्लास विड्थ बोलते हैं इसे, इसको तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो सेम ही है। डीपी हमारे पास आ जाएगा, अगर हम देखें ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ के माइनस एपी, अगर हम एपी देखें तो ये है छोटे वाली फ्रीक्वेंसी एफ के माइनस 1। फिर से अगर हम बी आर देखें तो बी आर तो इसके इक्वल ही आ रही है, जो कि हो जाएगी एफ के माइनस सी आर, सी आर हमारे पास एफ के प्लस 1। फिर से मैं बता देता हूं, एक्स के माइनस 1 वाली इतनी सी फ्रीक्वेंसी है, एफ एक्स के वाली इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक्स के माइनस के प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी सी फ्रीक्वेंसी है, एक्स के प्लस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसीलिए हमने कुछ ऐसी वैल्यूज रखी है, लास्ट है एफ के प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां से एल एम निकालना है, और जैसे ही हम एल एम निकाल लेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग कुछ ऐसा सा बनने वाला है तुम्हारे सामने कि एच एफ के माइनस एफ के प्लस 1 डिवाइड बाय
2 टाइम्स एफ के माइनस एफ 2 टाइम्स एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस में एफ के प्लस 1, जिसको हमने जैसे सुना है वो भी अभी बताता हूं हमने कैसे सुना आज तक इसे। और इसके हिसाब से मोड हमारे पास आ जाएगा लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब यहां से कितना पीछे है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस में बाकी ये वाली वैल्यू h एफ के माइनस 1 डिवाइड बाय 2f माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1, यह आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला। आई होप कि समझ आया हो। अब हमने कैसे सुना था इस फॉर्मूला को, मोड को ऐसे सुना था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, तो ये भी वही है। ठीक है, मॉडल क्लास अगर हमें कोई भी दिया, सबसे पहले हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास ढूंढेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 6 5 4, ऐसा कुछ आ गया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें है ना, तो ये हमारे पास F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, इसके सामने जो क्लास है उसमें ये लोअर लिमिट L, और इनका जो विड्थ है उसको क्या बोलेंगे H। खत्म, सारी वैल्यूज डालो आंसर आ जाएगा। हमने फॉर्मूला बना लिया आज के बाद वंस फॉर ऑल। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे मॉडुलस की कहानी है। आई होप कि तुम्हें प्रूफ इसका थोड़ा सा समझ आया हो, और क्वेश्चंस तो हम सेपरेट वीडियो में भी ले लेंगे, लेकिन पहले चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ हम एक शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे पास क्या कहती है कि अगर मोड निकालना हो तो उसका ये भी फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, कभी भी हमारे पास असिमेट्रिकल डेटा हो तो ऐसा भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कभी भी तुम सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट लो और उसकी पावर कर दो 1/n, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। क्यों यूज करते हैं इस ज्योमेट्रिक मीन को, ये बात करनी है हमें। और उससे में पहले ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि nth रूट निकालना किसी चीज का, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो आप पावर आगे आ जाती है, हमें पता है लॉग लेने से, है ना। तो ये पावर आगे आ जाएगी 1/n लॉग x1 x2 अप टू सोन x है। हमें एक और भी प्रॉपर्टी पता है कि हम जब भी लॉग लेते हैं तो प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, समेशन में, i इज इक्वल टू 1 to n, और लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो हमें इसमें लॉग और एंटी लॉग से खेलना पड़ता है अगर हम nth रूट नहीं लेना चाहते हैं, जो कि हम लेते भी नहीं है। लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना फिर भी इजी है एज कंपेयर टू nth रूट। ठीक है, अगर यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी भी आ गई तो क्या होगा, तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1/N फ्रीक्वेंसी समेशन लॉग समेशन, कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि xi, थोड़ा सही से करके लिखते हैं, fi log xi। अब ये थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव हो जाता है, रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अब ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 अप टू सोन xn की पावर fn, और पूरे की पावर 1/N इस बार। और कैपिटल N हमें पता है क्या होता है, समेशन fi। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला दिखाई देता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का, ध्यान रखेंगे इसे भी बढ़िया से। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड ग्रुप का निकालना पड़ जाए तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। इसका प्रूफ भी तुम देख सकते हो एफएमएस में से। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करते हैं। 2-3 सिचुएशन होती है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अगर हम कभी बात करें, या फिर हम कभी इंडेक्स नंबर के बारे में बात करें, और या फिर हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कभी भी बात करें, तो हमारे पास यूजुअली ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन यूज होता है जब स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना।
मतलब फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो हार्मोनिक मीन हमें कैसा दिखाई देता है, इसके क्वेश्चन आराम से करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए सारी के सारी थ्योरी बिल्ड कर लेते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है 1/n समेशन 1/xi। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां पे भी 1/n है, सॉरी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सही से लिखना चाहूं तो 1/h हमारे पास आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/n समेशन 1/xi। ऐसा कुछ बन जाएगा जिसको हम ध्यान रखेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड करनी हो तो ये आ जाएगा 1/h 1/N समेशन fi/xi। ऐसा कुछ हमारे को फॉर्मूला देखने को मिल जाता है हार्मोनिक मीन का। और फाइनल मैं यहां पर एक ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद तुमने आज से पहले नहीं सुनी होगी, बट मैंने ऐसे ही याद रखी है, तो तुम भी ऐसे ही याद रख सकते हो। वो है हागा क्यों, सॉरी ऐसे ही बना पाया मैं। सबसे पहले होता हार्मोनिक मीन, उससे बड़ा होता हागा क्यू। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर अर्थमेटिक मीन और फिर क्वाड्रेटिक मीन। क्वाड्रेटिक मीन मतलब रूट मीन स्क्वायर वाला, ये ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। पहले स्क्वायर कर दो सारी ऑब्जर्वेशंस का, फिर उसका मीन ले लो और फिर उसका स्क्वायर भी कर दो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक मीन आता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हैं मेजरली जो हमारे पास यूज होते हैं। तो ये सारी के सारी थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें वो क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्पर्जन को भी लेने वाले हैं। अभी थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई होप कि समझ आया हो और मजा भी आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।